अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस दुनिया में हज़ारों वाक़यात रोज़ाना रूनुमा होते हैं जिनकी अक्ली तौजी नहीं होती, जिनको हमारी अक्ल तस्लीम नहीं करती, मगर इसके बावजूद उन वाक़यात को झुटलाया नहीं जा सकता। ये कुछ इसी किस्म का वाक़या है और कराची की एक बड़ी आबादी मलीर की एक बस्ती का है। इसके ज़्यादा किरदार जिंदा हैं और लांडी में रिहाइश पजीर है। मुझ तक ये वाक़या उसी ख़ानदान के करीबी एक आदमी के ज़रिए पहुंचा था। शकूर अहमद पाकिस्तान स्टील में ड्राइवरी करता था और मलीर में रहता था। उसकी 2 जवान लड़कियां और एक बच्चा छोटा था जो कि लड़का था। शकूर अहमद की बीवी निहायत साबिर औरत थी और लड़कियों की तरफ से बहुत फिक्रमंद थी। वह हर दूसरे तीसरे रोज़ मियाँ को याद दिलाती थी कि लड़कियां जवान हैं, इनकी कुछ फ़िक्र करो। तुम रोज़ रोज़ मेरे कान खाती हो, मैं क्या करूं? जो कमाता हूं तुम्हारे हाथ पर रख देता हूं। ओवर टाइम के पैसे भी खुद पर खर्च नहीं करता। सकीना उसकी बीवी बोली, मैं कब कहती हूं कि तुम फजूल खर्च हो? मैंने एक का तो पूरा इंतज़ाम कर लिया है, तुमको सिर्फ बारात के खाने का इंतज़ाम करना है। क्या खूब कहा, बारात का इंतज़ाम करना है। अरे नेक बख्त, इसके लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत होगी। वो तो करना पड़ेगा, तुम हाँ बोलो कि ना। सकीना बोली, करूँगा, ज़रूर करूँगा, पर ज़रा सब्र तो करो। शकूर अहमद बोले। अचानक सिमरन बड़ी बेटी कमरे में दाखिल हुई और बोली, अम्मा उस दरख्त का कुछ करो। सकीना ने पूछा, क्या हुआ उस दरख्त को, क्यों मरी जा रही है? अम्मा, पूरे आंगन में कीड़े रेंग रहे हैं, उनके मुंह बड़े खौफनाक लगते हैं। मैं तो आंगन में झाड़ू नहीं देती, काटते हैं, और उनके काटने से ऐसी जलन पड़ती है कि बस क्या बताऊं। सकीना बोली, अरे निगोड़ मारी, कीड़ों से डरती है। शकूर मियाँ बोले, बेटा कीड़े हैं, झाड़ कर एक तरफ कर दे। कितनी बार करूं, सारा दिन यही करती रहूं? वो तो दिन भर टहला करते हैं, सिमरन ने जवाब दिया। शकूर मियाँ बात ख़त्म करने को बोले, अच्छा करते हैं फिर कुछ, तू फिक्र ना कर। सिमरन चली गई तो सकीना बोली, बात तो सिमरन की दुरुस्त है, ये कीड़े पूरे घर में फैलते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा हम बाहर होंगे और ये कीड़े घर पर कब्जा जमा लेंगे। शकूर मियाँ जोर से हंस पड़े और बोले, अरे क्या बिल्कुल ही पागल हो गई हो, कीड़े हमारा क्या करेंगे? तो फिर उस दरख्त का कुछ करो। सकीना बोली, हमने जब इस मकान को ख़रीदा उस वक्त भी ये दरख्त यहाँ पर था, तुमने भी उसके शहतूत खाए हैं और तुमने कहा ये दरख्त तो मुफ्त में हमारे पास आ गया, लगाया किसी ने और फल हम खा रहे हैं। शकूर ने कहा, हाँ कहा तो था, उस वक्त ये कीड़ों की भला कब थी, ये तो अब हुई है। शकूर मियाँ के 2 ही शौक थे, एक रुपए कमाना और शतरंज खेलना। करीबी एक शतरंज क्लब था, रात का खाना खाते और वहां चले जाते और 2-4 बाजी खेल घर आते। क्लब में उनके कई हम उम्र दोस्त थे। उन लोगों में एक उमरदीन भी था जिससे रोज ही उसकी नोक झोंक बिसात पर हुआ करती, मगर फिर भी दोस्ती अपनी जगह थी। घरेलू बातें भी कर लिया करते और अपनी अपनी परेशानियां भी बयान कर लिया करते। शकूर अहमद ने खेल खत्म होने के बाद कहा, पहले मुझे सिर्फ लड़कियों की फिक्र थी, मगर अब एक नई फिक्र लग गई है। उमरदीन ने कहा, अब नई फिक्र क्या लग गई, बताओ, शायद मैं कुछ कर सकूं। शकूर मियाँ बोले, घर में एक शहतूत का दरख्त है, उसमें बड़े मीठे और रसदार शहतूत लगते हैं, मगर कुछ अरसे से उसकी जड़ में से अजीब नमूने के रेंगने वाले कीड़े निकल रहे हैं। उन कीड़ों के मुंह सुर्ख हैं और सारे बदन पर रुआं है और वो काटते भी हैं। उनके काटने से सख्त जलन होती है। सारा दिन आंगन में वो फिरते रहते हैं, झाड़ू दो मगर फिर आ जाते हैं। उमरदीन हंसकर बोला, वाह मियाँ, अच्छी सुनाई। अम्मा, ये भी कोई मसला है, काट दो दरख्त को, दरख्त खत्म कीड़े खत्म। शकूर मियाँ बोले, तुम ठीक कहते हो, फलदार दरख्त है, काटने को दिल दुखता है, बस ये बात है। तो फिर शहतूत के साथ उसके कीड़े भी बर्दाश्त करो, उमरदीन ने जवाब दिया। घर आकर शकूर मियाँ ने बीवी से मशवरा किया, बोले, मेरा ख्याल है इस दरख्त को काट देते हैं। बीवी बोली, काटने की बजाय कोई दवाई वगैरह डाल दो तो अच्छा है, दरख्त अच्छा है, साया है, फल लगते हैं। ये भी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, ये दवाई तो किसी बाग वाले से मिलेगी। शकूर मियाँ बोले। रात को उमरदीन को उन्होंने बताया, बीवी का ख्याल है कि दरख्त ना काटा जाए, कीड़ों को ख़त्म करने के लिए कोई कीड़े मार दवा छिड़क दी जाए। उमरदीन बोला, तुम्हारी बीवी तुमसे ज़्यादा अक्लमंद है, कर लो ऐसा। शकूर मियाँ उस दवा की तलाश में लग गए और फिर मलीर के एक अमरूद के बाग के माली से बड़ी मुजरिब किस्म की दवा ले आए।
और शहतूत के दरख्त की जड़ के इर्द गिर्द छिड़क दिया, मगर उस दवा का असर उन कीड़ों पर कुछ ना हुआ। 2-3 दिन शकूर ने इंतज़ार किया कि शायद दवा असर करे, मगर जब कुछ ना हुआ तो वो फिर बाग की तरफ दौड़े और दवा के कारामद ना होने की माली से शिकायत की। उस बाग का माली हैरान हुआ और कहा, साईं, इतना खतरनाक दवा मैं तुमको दिया, तुम कहता है कि एक कीड़ा भी नहीं मरा। अभी हम तुम्हारा बात कैसा सच माने? शकूर ने जवाब दिया, साईं, आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलो और खुद दवा डालकर देख लो। माली बोला, अरे हमको इतना टाइम किधर है, हमारा पास जो था तुमको दे दिया, अभी तुम जाओ। इसके बाद कई किस्म की दवाएं शकूर ने आजमाई, मगर कुछ ना हुआ और कीड़े मौजूद रहे। उमरदीन ने मशवरा दिया, बस अब आखिरी इलाज करो और दरख्त काट दो। और फिर शकूर ने शहतूत का दरख्त जड़ से कटवा दिया। उसके काटने से कीड़ों की आमद रुक गई। शकूर ने और उसकी बीवी ने सुख का सांस लिया, मगर यह सुख उनको सिर्फ कुछ रोज ही नसीब हुआ, क्योंकि दरख्त फिर उभर रहा था और बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा था। हर रोज उसमें इजाफा हो रहा था। इसके साथ साथ कीड़ों की आमद भी शुरू हो गई थी। अब फिर उमरदीन के मशवरे की ज़रूरत शकूर को हुई तो उमरदीन बोला, बड़ा ढीठ दरख्त है, फिर हरा हो गया। तुमने उसकी जड़ें नहीं निकाली थी, अगर जड़ से निकाल देते तो फिर दोबारा हरगिज सर न उठाता। शकूर बोला, तो अब क्या करूं? उमरदीन ने कहा, इसका तो आसान इलाज है, 2-3 बोतल मिट्टी के तेल का खर्च है। तेल में पुराने कपड़े भिगोकर उस पर डाल दो और चारों तरफ की ज़मीन खोद दो। उस खोदी गई ज़मीन में कचरा और कपड़े डाल दो और उस पर भी मिट्टी का तेल डाल दो और आग लगा दो। आग से अंदर तक जड़ जल जाएगी तो फिर उसके हरा होने का डर ही न रहेगा। शकूर की समझ में ये बात आ गई और उन्होंने इतवार को छुट्टी में खुद ही सब इंतज़ाम कर लिया और दरख्त को आग लगा दी। दरख्त के जलने से बड़ा गहरा काला काला धुआं और इसके साथ बड़ी नागवार किस्म की बदबू फैली, मगर दरख्त की जड़ का नामो निशान मिट गया और एक गड़ा रह गया। उसको शकूर ने मिट्टी डालकर भर दिया। घर से कीड़ों का निशान मिट गया और पूरा घराना खुश हुआ। उमरदीन अपनी कामयाब तरकीब पर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे ये क्या है मियाँ, बड़े बड़े मसले हमने हल कर दिए हैं। मगर वो अपनी होशियारी में ये भूल गया कि असल कहानी तो अब शुरू हो गई है। 1 महीना गुजरा कि बड़ी लड़की जिसकी शादी की फिक्र में शकूर अहमद थे बीमार हो गई। पहले 2-4 दिन बुखार हुआ, मकामी डॉक्टरों से इलाज होता रहा, मगर फ़ायदा ना हुआ और वो बीमारी तूल पकड़ती गई। डॉक्टरों की समझ में बुखार होने की वजह समझ में ही नहीं आ रही थी। लड़की दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। आखिर उसको एक बड़े अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, मगर मर्ज किसी की समझ में नहीं आया और फिर एक दिन रात को खामोशी से वो मर गई। सुबह पता चला। शकूर और उसके छोटे से घराने पर गम के बादल छा गए। लड़की को दफन कर दिया गया। उसके मरने के ठीक 1 माह बाद छोटी को भी इसी किस्म का बुखार हुआ। शकूर होशियार था, ज़्यादा तवज्जो उसके इलाज पर की गई, मगर हालात वही रहे और 15 दिन की बीमारी के बाद वो भी अपनी बड़ी बहन के पास चली गई। अब तो शकूर नीम पागल सा हो गया। दोनों लड़कियां मर चुकी, अब उनको लड़की की फिक्र हुई। यही उनकी आखिरी औलाद था। किसी होशियार आदमी ने वाकयात सुनने के बाद उनको मशवरा दिया, यह मामला बीमारी का नहीं है, तुम किसी सियाने आमिल को बताओ। शकूर ने एक आमिल से मुलाकात की। वो घर आ गया और आते ही उसने ऐलान कर दिया, यह घर तेरे लिए बहुत भारी है, मैं तो तेरा काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बस का नहीं। तू जलाल शाह के पास जा, अगर वो ये काम करने पर राजी हो गए तो फिर तेरा काम हो जाएगा। और आलिम साहब चले गए। जलाल शाह के लिए शकूर मियाँ दौड़े मेवा शाह कब्रिस्तान की तरफ। जलाल शाह कब्रिस्तान में एक कब्र के साए में बैठे थे और दूर दूर कोई आदमी ना था। शकूर उनके करीब खामोशी से बैठ गया। 2 घंटे बाद जलाल शाह ने अपनी सुर्ख आंखें खोली और बड़ी कड़कदार आवाज में बोले, क्यों बैठा हुआ है, अपना वक्त बर्बाद करता है और मुझ पर बोझ बनता है। शकूर हाथ जोड़कर बोला, मैं सख्त मुसीबत में हूं, मेरा खानदान तबाह हो रहा है, मेरी 2 लड़कियां मर चुकी हैं, अब सिर्फ एक बेटा रह गया है, अगर उसको कुछ हुआ तो मैं जिंदा दरगोर हो जाऊंगा, मेरी मदद करें शाहजी, आपके पास फरियाद लेकर आया हूं। शाहजी बोले, बता क्या माजरा है। और शकूर ने दरख्त की और लड़कियों के मरने की पूरी कहानी बयान कर दी। पूरा बयान सुनने के बाद शाहजी ने एक लंबी हूं की और चंद मिनट बाद बोले, तूने भी तो अच्छा नहीं किया था, उसके पूरे खानदान को जला दिया था। शकूर बोला, मैंने तो किसी खानदान को नहीं जलाया था, मैंने तो जड़ जलाई थी, क्योंकि उसमें से शहतूत नमूने के खौफनाक मुंह वाले कीड़े निकलते थे। यही तेरी भूल थी, तूने खुद या किसी के मशवरे से ऐसा कर लिया और नुकसान भी उठाया।
तू जा, मैं तेरे घर आऊँगा किसी वक्त। मेरे आए बिना वो मानेगा नहीं। और शकूर ने उनको पता बता दिया और चले आए। 3 दिन बाद शाहजी आ गए। आज वो शाहजी शकूर को नजर न आए जो मेवाशा कब्रिस्तान में उनको मिले थे। आज शाहजी ने सफ़ेद शलवार और सफ़ेद मलमल का कुर्ता पहना था। बाल पट्टेदारी थे और दाढ़ी का खत बना हुआ था। वो उस मकाम पर जहाँ आंगन में दरख्त हुआ करता था खड़े होकर बोले, अब तो तुझे जाना होगा। तूने इस मासूम आदमी पर बड़ा जुल्म कर लिया, इसकी 2 बेटियां मार दी। कुछ देर खामोशी रही, जैसे वो किसी की बात सुन रहे हों। मैं जानता हूं तेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ था, मगर इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तेरे बच्चे क्यों इनको परेशान करते थे? उनको अंदर रखता, और इसको क्या पता था कि ये कौन है? इसने कीड़े समझकर उनको मार दिया। फिर कुछ देर वो खामोश रहे और फिर बोले, हरगिज नहीं, ये बस्ती इंसानों की है। अब तेरा गुजारा यहाँ पर नहीं होगा। फिर कुछ सुनकर बोले, ठीक है, तो उस वक्त से यहाँ पर है जब ये जगह वीरान थी और दूर दूर तक आबादी नहीं थी। सिर्फ अकेला दरख्त था, मगर फिर इंसानों की आबादी हो गई। तो तुझे चला जाना चाहिए था। तूने किसी इंसान को नहीं सताया, तूने शकूर को भी नहीं सताया। मैं मानता हूँ, मगर अब तेरा यहाँ काम नहीं है, तुझे जाना ही होगा, शाहजी ने कहा। फिर कुछ सुनते रहे, फिर बोले, नहीं, अब तक तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो लाइल्मी में हुआ था, और तू उस लाइल्मी का इंतकाम भी ले चुका है। अब तू किसी पर वार नहीं करेगा। चंद मिनट खामोशी रही और फिर शाहजी बोले, भाग गया बदबख्त। खैर, कहाँ जाएगा? शकूर ये इस तरह नहीं मानेगा। तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी खतरे में है। तुम ऐसा करो, मेरी मौजूदगी में ही घर को ताला लगाओ और किसी रिश्तेदार के पास चले जाओ। मैं एक नक्श देता हूँ, उसको बेटे के गले में डाल देना। वो ज़रूर उसको तलाश करेगा, क्योंकि उसका निशान अब यही है। चंद दिन वहाँ गुजारो, उसके बाद कोई दूसरा मकान किराए पर ले लेना। इस मकान को तुम भूल जाओ, बाद में आकर अपना सामान ले जाना। जब दूसरा मकान ले लो तो मुझे इत्तला करना, मैं बंदिश कर दूंगा। बात यह है कि वो अभी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, इसलिए ख़तरा हर वक्त रहेगा। फिर शाहजी ने जेब से निकालकर एक छोटा सा नक्श शकूर को दिया और कहा, इसको बच्चे के गले में डाल देना और किसी वक्त उतारना नहीं। शकूर ने उनकी मौजूदगी में घर को ताला लगाया और बीवी बच्चों को लेकर अपने भाई के घर गए और चंद रोज़ के बाद एक मकान किराए पर लेकर शाहजी को इत्तला कर दी। शाहजी ने पूरी तरह उस मकान की बंदिश कर दी। शाहजी ने शकूर से कभी कोई मुतालबा नहीं किया। आने जाने का किराया भी खुद खर्च करते रहे। कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई। हाँ, शकूर की कहानी ख़त्म हो गई, मगर शाहजी और उस जिन की कहानी ने जन्म लिया। नक्श की मौजूदगी ने जिन को बेबस कर दिया और उसने शकूर का पीछा छोड़ दिया, मगर शाहजी का दुश्मन हो गया और उसने भी वो मकान छोड़कर कब्रिस्तान को अपना मस्कन बना लिया और शाहजी की ताक में रहने लगा। ये बात शाहजी से पोशीदा रहने वाली ना थी। उन्होंने भी खूब समझ लिया था कि ये मेरी ताक में है। शाहजी के आस्थाने पर और भी कई लोग थे। उन्होंने उनको भी खबरदार कर दिया था कि वो भी होशियार रहें। पूरा साल गुजर गया, ना जिन का वार उन पर चला, ना जिन शाहजी की गिरफ्त में आया। शाहजी का एक मुरीद जो कि आस्थाने के करीब ही रहता था, मगर काम के बाद शाहजी की खिदमत में मसरूफ़ रहता। उसकी लड़की की शादी का पूरा इंतज़ाम शाहजी ने किया था। शाहजी के लिए वो लड़की बेटी की तरह थी। बारात आ गई थी, बड़ा सा शामियाना लगा था और निकाह की तैयारियां हो रही थी कि अचानक कुछ औरतों ने शोर मचाया, दुल्हन अपने कमरे में नहीं है। शाहजी फ़ौरन अंदर गए तो औरतों ने बताया, हम सब यहाँ पर ही थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कमरे में बत्ती बंद हो गई और जब बत्ती आई तो दुल्हन नहीं थी। बहुत तलाश किया, मगर वो घर में नहीं। फिर आपको इत्तला करवाई गई। शाहजी ने हाथ मलकर अफसोस किया और बोले, दुश्मन अपना वार कर गया। इतनी गंदी हरकत की, इसकी मुझे उम्मीद न थी। वो वापस कमरे से निकले और एक तरफ चले गए और फिर उस मकान पर आ गए। रात का वक्त था, हर तरफ गहरी खामोशी का राज था और पूरा मकान अंधेरे में डूबा हुआ था। सारी रात वो उस मकान के दरवाजे पर बैठे रहे, मगर अंदर से किसी किस्म की आहट उनको ना मिली। दुश्मन रात को ही लड़की को लेकर फरार हो चुका था। अब शाहजी के लिए लम्हा फिक्रिया था कि लड़की को लेकर वो कहाँ गया है। अब जिन अपनी अय्यारी पर उतर आया था। उनके शागिर्द अब्दुल्ला ने भी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर आदमी लगा दिए थे कि लड़की शहर से बाहर ना जा पाए। हर तरफ दौड़ धूप हो रही थी। फिर किसी ने इत्तला दी कि उसने रेलवे स्टेशन पर एक बुरके में लड़की को देखा है, मगर उसका नकाब गिरा हुआ था, शक्ल वो ना देख सका है। उसके साथ एक आदमी था जो कि बड़े घेर वाली शलवार, और उस शलवार का रंग नीला था, सफ़ेद कमीज थी, सर पर बलोची टोपी थी और वो बलोची ज़बान बोल रहा था। ये सुनकर लोग उस तरफ दौड़े।
मगर गाड़ी जा चुकी थी। पता करने पर बताया गया वो गाड़ी कोयटा मेल थी और कोटरी से आगे निकल चुकी थी। शाहजी ने कहा, यह जरूर कोयटा की तरफ लड़की को लेकर गया है। शाहजी के साथ 2 आदमी बजरिया बस कोयटा की जानिब रवाना हुए, मगर गाड़ी को वो ना पकड़ सके। कोयटा में ये लोग जब पहुंचे उस वक्त गाड़ी आए 2 घंटे गुजर चुके थे। उन्होंने एक होटल में कयाम किया और तलाश जारी रखी। शाहजी जानते थे कि जिन उस लड़की को आबादी में नहीं रखेगा, वो ज़रूर कोई ऐसा गोशा तलाश करेगा जहां वो रह सके। इसके लिए वो पहाड़ी इलाके का इंतखाब करेगा। तो शाहजी ने अपनी तलाश पहाड़ी इलाके से शुरू कर दी। कोयटा शहर तो चारों तरफ से पहाड़ों में ही घिरा हुआ है। कोहे मुर्दार बहुत ऊंचा पहाड़ है और कोयटा में आप कहीं पर भी हों वो आपको अपने सर पर ही नजर आएगा। अब्दुल्ला और उसके साथी शहर में तलाश कर रहे थे, मगर शाहजी पहाड़ों में रोज जाते थे। वो आगे बढ़ते रहे और फिर जमुना झील के करीब पहुंचे। यहाँ पर बहुत खूबसूरत झील है और झरनों के जरिए पानी इस झील में आता है और कोयटा शहर को सप्लाई होता है। इस झील के चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ों में गार हैं। झील के मशरकी पहाड़ों की तरफ शाहजी थे। उनके सामने एक गार का दहाना था। उनको उस तरफ ऐसा लगा कि कोई अंदर है। शाहजी वहीं पर एक पत्थर की ओट लेकर बैठ गए, मगर उन्होंने गार के दहाने को नजर में ही रखा। दोपहर का वक्त था और दूर दूर किसी इंसानी वजूद का निशान नहीं था। गर्मी भी थी, मगर शाहजी अपनी जगह पर थे। 4 बजे के करीब उनके सामने एक बलोची दहाने पर नमूदार हुआ, मगर वो अंदर से नहीं आया था, बस अचानक नमूदार हो गया था। शाहजी समझ गए कि वो रूप बदलकर उसी रूप में लड़की के करीब होता है। चंद मिनट बाद वो गार के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही शाहजी ने गार के दहाने पर बंदिश लगा दी। अब जिन गार से बाहर नहीं निकल सकता था। शाहजी गार के अंदर दाखिल हुए। गार ज्यादा बड़ा ना था, अंदर ज्यादा न रोशनी थी, मगर नजर आ रहा था घास फूस का बिस्तर था और उस पर लड़की लेटी थी। चेहरे पर मुर्दनी थी। उसका रंग पीला पड़ा था और बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी और जिन एक बलोची के रूप में उसके पास बैठा था। शाहजी ने एक नज़र में समझ लिया कि लड़की पर क्या गुजर गई है। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और फिर दहाड़ कर बोले, ओ बदबख्त, तूने इस मासूम पर कितना बड़ा जुल्म तोड़ा है। जिन उछलकर पलटा और हैरान होकर बोला, तू यहां भी आ गया? तेरी मौत तुझे यहां लाई है शायद। शाहजी ने जवाब दिया, तूने निहायत घटिया हरकत की है रे। तू मेरा दुश्मन था तो मुझसे लड़ता। इस बेगुनाह लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसकी जिंदगी अजीरन कर दी? जिन बोला, तूने इसको अपनी बेटी कहा था। मैं तेरा दुश्मन, तेरी हर चीज का दुश्मन हूं। आगे देखना मैं और क्या करता हूं। यह तेरी भूल है, अब तू कुछ ना कर सकेगा। तेरे रास्ते बंद हैं और मैंने तेरे चारों तरफ आईनी दीवार खड़ी कर दी है। तू उसमें कैद है। शाहजी बोले, तू मेरी ताकत को नहीं जानता बुढ़े। तू क्या, तेरी दीवार क्या? मैं जिन हूं, आग का बना हुआ। तेरी दीवारें मुझे रोक नहीं सकती। जिन खड़ा होकर बोला। शाहजी बोले, तो फिर मेरी दीवार को तोड़ने की कोशिश कर, तुझे अंदाजा हो जाएगा। जिन ने गोल गोल आंखें घुमाकर गार के दहाने को देखा और एक तरफ छलांग लगाई, मगर वो नजर न आने वाली दीवार से टकराकर बहुत बुरी तरह पथरीली जमीन पर गिरा, मगर फौरन खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर परेशानी थी। शाहजी ने नजर न आने वाली दीवार के करीब जाकर लड़की को इशारा किया। वो हैरत से शाहजी को देख रही थी। शाहजी बोले, बेटा तू आ जा। लड़की उठी और शाहजी के पास आ गई। शाहजी लड़की को लेकर गार से बाहर आ गए और बाहर आकर शाहजी ने लड़की को एक पत्थर पर बिठा दिया और खुद एक तरफ चले गए। जब वापस आए तो बहुत सारी लकड़ियां उनके सर पर थी। उसके बाद और भी लकड़ियां कई लोग ले आए। लकड़ियां गार के दहाने और अंदर डलवाकर मिट्टी का तेल छिड़क कर शाहजी ने आग लगा दी और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते रहे। कुछ देर में अंदर से हलचल महसूस हुई। शोर और चीख बुलंद हुई, मगर शाहजी पढ़ते और आग जलती रही। उस आग की तपिश से लोग दूर दूर चले गए, मगर शाहजी अपनी जगह बैठे रहे और फिर थोड़ी देर बाद खामोशी छा गई। शाहजी उठ गए और लड़की को बोले, अब चलो, इस बदबख्त को सजा मिल गई। और शाहजी फिर वापस अपने शहर के लिए रवाना हो गए। खास एपिसोड का दूसरा खौफनाक किस्सा। रात की सियाही अपने पर फैलाए रास्ते को ढांपे हुई थी। ऐसा घटाटोप अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे रहा था और वहशत उस वक्त सड़क को वीरान किए सीना ताने खड़ी थी। ऐसे में एक मिनी वैन अंधेरे को चीरती हुई बहुत तेज रफ्तारी से गुजर गई। उन दोनों को यह बात नागवार गुजरी। देखा तुमने, अब इंसानों की यह हिम्मत कि वो हमसे आंख बचाकर भागें। तुम गुस्सा मत करो,
तुम हर बात को अपने दिमाग पर इस कदर हावी कर लेती हो कि तुम मुझे डाइन सी लगती हो। अविनाश की लाल आंखों में शरारत सी थी। तुम भी बस मेरे हर कदम को रोक देते हो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हारी हर उटपटांग हरकत को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए उठ खड़ा हूं और बेडरे इंसानों को तुम्हारी तस्कीन की खातिर रौंद दूं? अब अविनाश को गुस्सा आ गया था। लेकिन मैंने कब कहा कि तुम मेरी तस्कीन की खातिर इंसानों को रौंद डालो? मैं तो बस ये कहना चाहती हूं कि इंसान हमारे साथ ऐसे चलें जैसे हम उनके साथ चलते हैं। अगर वो रास्ते से गुजर रहे हों तो हम उन्हें जगह दे देते हैं। अगर वो बैठ रहे हों तो हम उनसे किनारा कर लेते हैं। अगर वो हंस रहे हों तो हम उन्हें कुछ नहीं कहते। तुम बात की बारीकियों को क्यों नहीं समझती? वो इंसान हैं, उनकी रूहें जिस्मों में हैं, लेकिन हमारे जिस्म तो जल चुके हैं। हम तो भटके हुए हैं। हम उन्हें देख सकते हैं लेकिन वो तो हमें नहीं देख सकते ना। लेकिन ये लोहे के डब्बे गए हैं ना। ये मुझे कुछ नागवार सा गुजरा है। तो तुम उस लोहे के डब्बे का क्या बिगाड़ लोगी? अविनाश ने पूछा। मैं उनमें बैठे एक एक इंसान को कच्चा खा जाऊंगी। मैं उन्हें दरबदर कर दूंगी, उनको मार डालूंगी। ये क्या समझते हैं कि ये मुझसे तेज भाग सकते हैं? नहीं। पाकी के चेहरे से मालूम हो रहा था कि वो जो कुछ कह रही है पूरा करके दिखाएगी। अगर मैं तुम्हें ऐसा ना करने दूं तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगी। मैं वापस अपनी जगह चली जाऊंगी। पाकी ने इतना कहा और अविनाश के देखते ही देखते गायब हो गई। उफ, ये काम तो गड़बड़ हो गया। अब मैं क्या करूं? पाकी तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है लेकिन कम अकल है। शायद मैं अपनी अकल से उसे मार सकूं। अब मुझे भी ऐसी बदइखलाक साथी नहीं चाहिए। अविनाश ने कहा और वो भी भग से गायब हो गया। सड़क एक बार फिर सुनसान और वहशतज़दा सी हो गई। सफेद रंग की मिनी वैन सड़क पर तेजी से रमादमा थी। ड्राइवर सीट पर नौजवान खुबरू जानी बैठा हुआ था। वह चोर सी नजरों से बैक मिरर से जारा को देखे जा रहा था। जानी एक सरसरी सी नजर शकीब पर डाल लेता कि कहीं वो उसकी आंख मिचौली को महसूस तो नहीं कर रहा। लेकिन वो जानता था कि शकीब अपने काम से प्यार करने वाला था, लेकिन देखने की हद तक। वो शायद उसे दिल ही दिल में अच्छा और शायद अपना महसूस करता था। वैसे अब जारा और शकीब के दरमियान थोड़ी सी नाराजगी भी चल रही थी। जानी इसी नाराजगी का फायदा उठाना चाहता था। जारा बेटा, जरा देखो तो, क्या पुरस्कार सा मंजर है। आप इसके मुतालिक क्या राय रखती हो? फैसल शाह ने शायद जानी की हरकत महसूस कर ली थी। सर, मंजर तो वाकई पुरस्कार है। मुझे तो मज़ा आ रहा है, जारा ने शौकी से कहा। अच्छा, वैसे ये मंजर मज़ा देने वाला तो नहीं, डॉक्टर राशिद ने कहा तो सबके बेख्तियार कहकहे निकल गए। सब अंदर की बात समझ गए थे। डॉक्टर साहब, आप हमेशा ड्रॉप सीन कर देते हैं। मैं जो भी बात करती हूँ आप हमेशा उसका उलट मतलब निकाल कर सबको हंसा देते हैं, जारा ने जिद होते हुए कहा। दरअसल बात यह है कि मुझे हंसते चेहरे अच्छे लगते हैं और मैं चाहता हूँ कि सब हंसते मुस्कुराते रहें, डॉक्टर राशिद ने कहा। वैसे ज़िंदगी का भी अजीब फ़लसफ़ा है, कभी कोई रूप दिखाती है तो कभी कोई। हम में से अक्सर लोग यही शिकायत करते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो बेकार है। मुझे समझ नहीं आता कि वो ज़िंदगी को बेकार कैसे समझते हैं। ये ज़िंदगी ही तो है जो सब कुछ देती है, सब कुछ लेती है। अगर ज़िंदगी में नशेबो फराज ना हो तो ज़िंदगी वाकई बेकार हो जाती है। लेकिन अज़ल से तो ये सब कुछ चल रहा है। ज़रा सोचो, अगर हमारी ज़िंदगी में से हंसी निकल जाए तो क्या बचेगा पीछे? यकीनन कुछ नहीं। सर्द चेहरे, बेरब्त ज़िंदगी, बेचैनी, हर एक दूसरे से लड़ता नजर आएगा। यही मेरा फ़लसफ़ा है। डॉक्टर राशिद ने अपना फ़लसफ़ा सुनाया तो सब बेख्तियार तालियां बजाने लगे। लेकिन तुम्हारा फ़लसफ़ा कुछ तरतीबवार नहीं है। अगर तुम अपनी बातों को तरतीब दे दो तो बहुत मुतासिर करेंगी, प्रोफेसर अख्तर ने कहा। अरे प्रोफेसर, हंसो, सुनाओ, ज़िंदगी बिताओ। क्या हैसियत, क्या तरतीब, डॉक्टर ने कहा तो सब एक बार फिर मुस्कुरा दिए। काली रात में जानी बहुत मोहतात ड्राइविंग कर रहा था। जानी के साथ प्रोफेसर अख्तर बैठा हुआ था। वह बहुत अच्छा ड्राइवर था। उसका भी दिल चाह रहा था कि वो ड्राइविंग सीट संभाले और अपने शौक को तस्कीन दे, लेकिन ड्राइवर के होते हुए ऐसा होना नामुमकिन था। वैसे जानी, तुम ड्राइविंग बहुत अच्छी करते हो, प्रोफेसर ने किसी ख्याल के तहत कहा। बस सर, ख़ानदानी पेशा है, क्या करें। तुमने कहाँ से सीखा? सर, ख़ानदानी पेशा है, जाहिर है मेरे बाप ने ही मुझे सिखाया होगा। अच्छा, अब समझ गया, प्रोफेसर ने कहा तो जानी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा रोड की तरफ देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रोड पर पड़ी तो वो बेख्तियार ब्रेक लगाने पर मजबूर हो गया। रोड पर एक दोशीज़ा खड़ी थी।
ब्रेक जोर से लगने की वजह से सब तकरीबन झटके से आगे आ गिरे थे। क्या हुआ जानी? ज़ारा के मुंह से बेख्तियार घबराई हुई आवाज़ निकली। वो सामने लड़की खड़ी है। जानी ने भी घबराते हुए आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा। लो, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, डॉक्टर अरशद ने कहा तो सबके खौफजदा चेहरे एकदम खिलखिला उठे। अरे मैं सच कह रहा हूँ, वो देखो आगे, जानी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। और फिर जब आगे को देखा तो लड़की वहाँ नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली, फिर बंद की, एक बार फिर खोली, लेकिन बेसूद। आगे कुछ भी नहीं था। जानी ने हैरानगी से वेन आगे बढ़ा दी। देखो जानी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचे वो चीज़ें उसके जहन में घुस जाती हैं। मैं तुम्हारी आंख मिचोली महसूस कर चुका था, तभी से मैं तुम पर नज़र रखे हुए हूँ। तुम्हारी हरकतें बता रही थी कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ उलट ज़रूर होगा। फैसल शाह ने कहा तो ज़ारा ना समझते हुए शकीब को देखने लगी। लेकिन सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो लड़की थी और सामने खड़ी थी, जानी ने घबराते हुए कहा। अब हर कोई अपनी आंखों से ही देखता है। डॉक्टर ने एक बार फिर जुमला कसा। माहौल फिर खुशगवार सा हो गया। सर, ऐसा होता क्यों है कि इंसान जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचे वो उसके जहन में उल्टे सीधे नक्शे क्यों बनाती है? ज़ारा ने सवाल पूछा। देखो बेटा, इंसानी जहन दो किस्मों पर होता है, एक शऊरी और एक लाशऊरी। जैसे अभी आपने सवाल पूछा, ये शऊरी है, और इस सवाल की गूंज जो आपके जहन में घर कर रही हो लाशऊरी है। हम बाज़ औक़ात अजीब अजीब हरकतें करते हैं, वो सब लाशऊरी तरीक़ों से होती हैं, वरना शऊरी दिमाग तो आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करने देता। फैसल शाह ने थोड़ा सा सांस लिया। सब हमातनगोश उसकी बात सुन रहे थे। जानी भी अब गौर कर रहा था। अब देखो, जानी ही की मिसाल ले लो। ये कुछ देर पहले बैक मिरर से आपको देख रहा था। वो शऊरी तौर पर ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे शऊरी तौर पर इस बात का इल्म है कि वो ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा जाएगा। वो अपने जहन और दिल के साथ अंदर ही अंदर जंग किए हुए था। कभी इसका शऊर जीत जाता तो कभी लाशऊरी तौर पर वो तुम्हें देख लेता। और गाड़ी एक बार फिर झटके से जानी ने रोक ली। उफ खुदाया, एक तो जानी को इतनी रात गए लड़कियां कहाँ से नजर आने लग गईं? डॉक्टर राशिद ने झिल्लाते लहजे में कहा। नहीं सर, अब भी वो लड़की मेरे सामने है, लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आ रही? प्रोफेसर ने सवाल किया तो जानी लाजवाब सा हो गया। चलो तुम मेरी सीट पर आओ, मैं ड्राइव करता हूँ, प्रोफेसर ने कहा। और जानी ने वाकई ड्राइविंग सीट छोड़ दी। वो घबराए हुए लहजे में बोला, सर आप भी ख्याल से चलाइएगा, कहीं नहीं ये सिगरेट नहीं पीता। डॉक्टर राशिद ने यह मौका भी हाथ से जाने नहीं दिया। गाड़ी एक बार फिर रवां-दवां थी। पाकी ने दोबारा जानी को चकमा दे दिया था। अब वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी कि वो अपने पहले हदफ को निशाना बनाए। वो गाड़ी के साथ साथ तैरती हुई नया मंसूबा बना रही थी। उसे अबनाश की कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने अबनाश को पहले वार के बाद कुछ इस तरह से बांध दिया था कि वो और उसकी ताकतें कुछ देर के लिए मफलूज होकर रह गई थी। पाकी ने अपनी नज़रों से कोसों मील दूर तक देखने की कोशिश की, और वो इस कोशिश में भी कामयाब हो गई। और जिस चीज़ की उसे तलाश थी वो भी उसे मिल ही गया था, यानी कि एक टूटा हुआ तनावर दरख्त। उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। वो जल्द अज जल्द दरख्त तक पहुंचना चाहती थी। जानी अपनी हरकत के पकड़े जाने पर शर्मिंदा सा था और अब नज़रें नीचे किए हुए बैठा था। उसे रह रहकर फैसल शाह पर गुस्सा आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो बाहर निकले और कोई तनावर दरख्त पटक कर उसके सर पर दे मारे। उसने किसी ख्याल के तहत स्क्रीन के पार देखा और वो हैरान सा रह गया। एक तनावर दरख्त वाकई टूटकर गिरने वाला था। उसने ना चाहते हुए भी हैंड ब्रेक खींच डाली। गाड़ी चरचराते हुए एक गोल दायरे में घूम गई। सबकी चीखें बुलंद हो गई थी। खबीस इंसान, ये तुमने क्या किया? ज़ारा के मुंह से एक गाली के साथ चंद अल्फाज निकले। वो जानी ने घबराते हुए दरख्त की तरफ इशारा किया। सबकी नज़रें दरख्त पर गड़ गईं। दरख्त हौले हौले से ज़मीन पर गिर रहा था और उनके देखते ही देखते वो रोड पर बिछ गया। उफ खुदाया, शुक्र है तेरा। जानी, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम वाकई अच्छे और आला ज़र्फ़ के इंसान हो। ज़ारा ने एक लंबी सांस लेकर कहा। लेकिन ये हुआ कैसे? प्रोफेसर ने कहा और ना चाहते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इससे पहले कि कोई उसके इस कदम के बारे में पूछता कि आया वो क्या करने जा रहा है, दरख्त खुद ब खुद ज़ोर से उठा, सीधा हुआ और उसका मोटा तना प्रोफेसर की तरफ बढ़ा। और उन सबके देखते ही देखते प्रोफेसर अख्तर को रौंदता हुआ अपने साथ ले गया। सब हक्का बक्का रह गए। गाड़ी में सबसे पहली चीख ज़ारा की बुलंद हुई। सब मुतवहश सी नज़रों से उस जगह को देख रहे थे
जहाँ चंद लम्हे पहले प्रोफेसर अख्तर खड़ा था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ उसके खून के छींटे और गोश्त के कुछ लोथड़े पड़े थे। मैं इस बात को नहीं मानता, ये नामुमकिन सी बात है। भला एक दरख्त एक इंसान की जान कैसे ले सकता है? शकीब ने लाशऊरी तौर पर कहा, और वाकई सब में जैसे जान सी आ गई हो। वो इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे। सब मेरी बात सुने गौर से, अपने दिमाग को आज़ाद कर दें, सब ख्यालात निकाल फेंकें। जो होना था हो चुका। अब इस बात पर ज़्यादा जोर मत दो। हमलावर ने हमें पहले 2 मरतबा वार्निंग दी थी। जानी सच कह रहा था, वो गलत ना था, हम गलत थे। उसे वाकई कोई लड़की नजर आई होगी और हम उसे गलत समझ बैठे। जानी हमें माफ़ कर देना, हम सरासर गलती पर थे, फैसल शाह ने कहा, और सबने गोया उसकी बात मान ली। अब ड्राइविंग कौन करेगा? जानी ने पूछा। तुम और कौन? जी नहीं, मैं इस वाक़े के बाद बहुत घबरा गया हूँ, अब मुझसे ऐसा नहीं होगा। चलो मैं करता हूँ, शकीब ने कहा, और डरते डरते गाड़ी से बाहर निकला कि शायद फिर कोई दरख्त उस पर हमला ना कर बैठे। ज़रा ख्याल से चलाना शकीब, ज़ारा ने कहा। तो जानी ने मायूसाना नज़रों से शकीब पर एक नज़र डाली। अपने दिल से यह ख्याल निकाल दो, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, फैसल शाह ने जानी को आहिस्तगी से कहा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, डॉक्टर राशिद ने खूबसूरत जुमला कसा। तो माहौल खुशगवार हो गया। अबनाश का चेहरा गैज़ो गज़ब से बहुत भयानक लग रहा था, लेकिन उसके सामने खड़ी पाकी के चेहरे पर शदीद मुस्कुराहट रेंग रही थी। देखा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज की रात में तुम आज़ाद होना तो दूर की बात, तुम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखो पाकी, तुम गलत कर रही हो, तुम मासूम लोगों को तंग करके बहुत बुरा कर रही हो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बाज आ जाओ, अबनाश ने कहा। तो पाकी का कहकहा बुलंद हुआ। तुम बाज आने की बात कर रहे हो? ये आज की रात तो नहीं हो सकता, पाकी ने कहा, और एकदम गायब हो गई। अबनाश बेबसी से छत को घूरता रह गया। वो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकी उसको ऐसा चकमा देगी, उसकी सारी ताकतें मफलूज होकर रह जाएंगी और वो एक आम इंसान की तरह होकर रह जाएगा। प्रोफेसर अख्तर की मौत से सब सहम गए थे। शकीब भी ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेता था। वो बहुत मोहतात अंदाज में स्टीयरिंग संभाले हुए था। सबकी नज़रें सामने वीरान रोड पर गाड़ी की लाइटों के साथ साथ गर्दिश कर रही थी। वो शायद फिर नागहानी आफत के मुंतज़िर थे या फिर उस आने वाली आफत के लिए मुकम्मल तैयार थे। अरे सब के सब चुप क्यों बैठे हो? कोई हल्ला गुल्ला करो यार, कुछ करना चाहिए। जानी तुम बताओ क्या करें? डॉक्टर राशिद ने माहौल के सन्नाटे को ख़त्म करते हुए बाबा से बुलंद कहा। छोड़िए सर, बस अब अल्लाह अल्लाह कीजिए, न जाने कौन सी आफत हमारे सरों पर मंडला रही है। अरे तुम मायूस हो गए? यार ऐसा नहीं करते, जहन पर इन चीज़ों को हावी नहीं करते। जिनका वजूद इस दुनिया में है तो सही, लेकिन वहाँ है जहाँ इंसानी कदम ना हो। हमेशा मुस्बत सोचो, बस ये ख्याल करो कि अगर तुम उन चीज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे तो वो भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, फैसल शाह ने कहा। लेकिन जानी मुतमईन न था। लेकिन सर मैं इस बात को कैसे तस्लीम कर लूँ, क्योंकि प्रोफेसर अख्तर ने तो बज़ाहिर इन चीज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, फिर आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो गया? अगर उस सीट पर मैं होता तो यकीनन अब मेरी जगह प्रोफेसर यहाँ होता और मैं खून में लथपथ रोड पर कहीं दूर पड़ा होता, जानी ने सर्द लहजे में कहा। तो ज़ारा को कपकपी चढ़ गई। जानी खौफ खुदा करो, ऐसी बातें मत करो जिनसे कुफ्र की बू आती हो, ज़ारा ने कहा। लेकिन मौत तो बरहक है। यूँ लगता था जैसे वो एक आम सा नौजवान ड्राइवर ना हो, बल्कि एक सुलझा हुआ और जहनी तौर पर तैयार किया हुआ शख्स हो। ज़ारा ऐसे किसी शख्स को जिच नहीं करते। ये इंसानी फितरत है कि वो मौत को इस तरह तस्लीम कर लेता है जैसे कोई भयानक सपना। लोगों के जहन को पढ़ने की कोशिश किया करो, जज्बातियत में ऑल फुल मत बोला करो, अपने जज्बात को काबू में रखो। फैसल ने एक माहिर नफ्सियात होने के नाते अपने शागिर्द को डांटा। सॉरी सर, कोई बात नहीं, इतना कहकर वो जानी की तरफ मुड़ा। हाँ जानी, मौत बरहक तो है, लेकिन तुम इसका तसव्वुर गलत ले रहे हो। क्या खबर तुम्हारी मौत किसी मुक़द्दस जगह पर हो, या क्या खबर तुम शहादत नोश फरमाओ। लाजमी थोड़ी है कि हर इंसान भयानक मौत का मजा चखे। और फैसल शाह इतना ही कह पाया था कि गाड़ी एक बार फिर रुक गई। शकीब का हाथ अब हैंड ब्रेक पर था। किसी को कुछ पूछने की जहमत ना करनी पड़ी, क्योंकि रोड पर सामने गाड़ी की लाइटों में एक नौजवान लड़की को एक शख्स बुरी तरह मार रहा था। अरे ये पागल क्या कर रहा है, इसे रोकना चाहिए, शकीब ने जज्बाती होते हुए कहा, और उसने फौरन दरवाज़ा खोल लिया। तो जानी ने उसके कंधे पर हाथ रख कर रोका। सर, बेहतर है आप ना जाएं, शायद ये भी कोई गोरख धंधा हो, नज़र का धोखा हो।
नहीं, इंसानियत पर जुल्म होता मैं नहीं देख सकता, शकीब ने कहा और दरवाजे से बाहर कदम रख दिया। शकीब, प्लीज मत जाओ, कहीं मत जाओ, ज़ारा ने रोकना चाहा। अरे पगली, कुछ नहीं होता, सब तुम्हारा वहम है। मैं यूं गया और यूं आया, बस इनका मसला हल करा दो, इतना कहकर शकीब बाहर गया, दरवाज़ा बंद किया और सीधा उनकी तरफ चल दिया। अब ये वापस नहीं आएगा, जानी के मुंह से निकला तो ज़ारा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। सब किसी फिल्म के सीन की तरह शकीब को चलता देख रहे थे और फिर अचानक वो लड़की, उसमें न जाने कहाँ से इतनी ताकत आई कि उसने उस शख्स को अपने दोनों हाथों से अपने सर पर उठा लिया और उसको इस बुरी तरह ज़मीन पर पटका कि उसकी चीख बुलंद हो गई। चीख इतनी लर्जा देने वाली थी, डॉक्टर राशिद जैसा बुर्दबार शख्स भी दहल कर रह गया। रोड पर खून का जैसे कुआं निकल आया हो, हर गुजरते लम्हे खून बढ़ता जा रहा था। उस शख्स के सर से खून बह बहकर रोड पर बहने लगा। शकीब उनसे थोड़ी दूर खड़ा हैरानगी से इस मंजर को देख रहा था। अब खून आहिस्ता आहिस्ता बहता हुआ शकीब के जूतों को तर करने लगा और फिर जैसे अचानक खून में हदबंदी हो गई हो, वो वहीं से ऊपर को बढ़ने लगा। एक दायरे में इतना खून बढ़ता देखकर हैरान होता हुआ शकीब पीछे को मुड़ने लगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। उसके कदम जैसे मुंजमद हो गए हों और ना वो आगे का रहा ना पीछे का। खून लम्हा ब लम्हा बढ़ता हुआ उसके घुटनों तक आ पहुंचा। गाड़ी में बैठी ज़ारा का दिल डूबा जा रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो भागकर शकीब को खून की आबशार से बाहर निकाल लाती। ज़ारा का ही ये हाल न था। डॉक्टर राशिद समेत फैसल शाह और जानी भी हैरानगी से ये सब कुछ देख रहे थे और फिर अचानक खून का आबशार जैसे और बढ़ गया। लम्हा भर में खून घुटनों से रानों तक और रानों से पेट, पेट से कंधों तक और कंधों से मुंह तक, और एकदम से शकीब खून की नदी में गायब हो गया। इससे पहले कि गाड़ी में बैठे अफराद में से कोई बाहर निकलता, खून की आबशार गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। जानी को जैसे होश आ गया हो, वो उछलकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और एकदम से गाड़ी को पीछे की तरफ भगाने लगा। वह वाकई एक माहिर ड्राइवर था। जहां सबके औसान खता हो चुके थे, वहां वो बहुत तनदेही से गाड़ी बैक ड्राइव कर रहा था। रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी भी लम्हे कुछ हो सकता था। और फिर उन सबके देखते देखते खून का आबशार गायब हो गया। जानी ने सुख का सांस लिया और गाड़ी रोक ली। ज़ारा मैडम, होश में आइए, बला टल चुकी है। जानी ने ज़ारा के कंधे को पकड़कर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, वो खून कहाँ गया? शकीब कहाँ है? क्या शकीब मर चुका है? ज़ारा ने अकलाते हुए कहा। जी हाँ ज़ारा, एक और तल्ख हकीकत का हमें सामना करना पड़ रहा है। प्रोफेसर के साथ साथ शकीब भी हमसे रूठ गया। अब सब्र करो, अल्लाह हम पर रहम करे। फैसल शाह ने ज़ारा को समझाने की कोशिश की। वो हकीकत में दिमागी तौर पर बहुत मजबूत था, लेकिन अब की बार जानी ने ज़्यादा मजबूती दिखाई। शायद उसका रकीब खो जाने की खुशी में या फिर ज़ारा को पाने की खुशी में। एक बार फिर पाकी अबनाश के सामने खड़ी थी। देखो, मैंने दूसरे इंसान को भी मार डाला। अब मुझ में इतनी ताकत है कि मैं एकदम इन सबको मार सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। इन सबको अलहदा-अलहदा मारूंगी। हकीर इंसान, अपने आप को क्या समझते हैं? अबनाश की रग रग में आग दौड़ गई। तुम आखिर इतनी कमीनी कब से हो गई हो? तुम्हें क्या मिल रहा है इन मासूमों की जानों से खेलकर? वो मुसाफिर हैं, इन्हें जाने दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तस्कीन मिलती है इनको मारकर, मजा आता है। अब देखो, मैं एक बार फिर एक को मारकर आ रही हूँ। और पाकी एक बार फिर गायब हो गई। अबनाश ने बेबसी से छत को घूरा और घूरता ही रहा। अब आगे का रास्ता तो बहुत खतरनाक है, क्या करें अब? जानी ने कहा। मुझे यहाँ से एक और रास्ते का पता है, हटो मैं ड्राइव करता हूँ। और डॉक्टर राशिद ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। उसने गाड़ी पीछे को मोड़ी और वापसी को चलने लगा। जानी अब पीछे आकर बैठ गया। ज़ारा के पास बैठने की उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई थी, लेकिन ज़ारा के अंदाज से महसूस हो रहा था जैसे वो उससे कोफ्त खा रही हो। उसके पास ना बैठना चाहती हो, लेकिन डर की वजह से वो मजबूर थी। ज़ारा प्लीज़, खौफ को परे फेंको, सहम कर ना बैठो, जानी ने कहा। क्यों? क्योंकि तुम सहमी सहमी अच्छी नहीं लगती। लो, इतने खौफनाक माहौल में तुम रोमांस करना चाहते हो? डॉक्टर राशिद ने फिर जुमला कस दिया और जानी झंप गया। जानी, मेरी नज़र में तुम अजीम इंसान हो, फैसल शाह ने कहा। राशिद ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। सर, आप क्या कह रहे हैं? यह शख्स मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है और आप इसे अजीम इंसान कह रहे हैं? ज़ारा जिद सी होकर बोली। बेटा, यही तो असल बात है। दरअसल ये तुमसे सच्चा प्यार करता है। सच्चा प्यार? वो तुम्हें किसी भी हालत में नाखुश नहीं देख सकता। मेरी मानो तो। सॉरी सर, ये मेरी जिंदगी है,
मैं अपनी ज़िंदगी में किसी का भी दाखिला मुनासिब नहीं समझती। ज़ारा ने फैसल शाह की बात काट दी। बदतमीज़ी करने वाले बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। डॉक्टर राशिद ने फिर जुमला कसा। माहौल की खुनकी चंद लम्हों के लिए दूर हो गई, लेकिन एकदम फिर वही पहले वाला खौफनाक भयानक माहौल आन टपका। डॉक्टर राशिद को एकदम खून की उल्टी आ गई और स्टीयरिंग उससे बेकाबू हो गया। गाड़ी रफ्तार में थी और रोड से नीचे उतर गई थी। अब उनके देखते ही देखते गाड़ी एक दरख्त से टकरा गई और डॉक्टर राशिद का सीना इस जोर से स्टीयरिंग पर लगा कि उसके मुंह से खून का फवारा बुलंद हो गया और चंद लम्हों में वो भी उन्हें छोड़ गया। फैसल शाह के सर पर ज़बरदस्त चोट लगी थी। शायद स्क्रीन का कांच टूटकर उसके सर पर लगा था, या शायद उसका सर दरवाजे से टकराया था। जानी ने बहुत ज़ोर से ज़ारा को दबोचा हुआ था ताकि उसे कोई चोट न लगे, और हुआ भी ऐसे। सिर्फ ज़ारा ही जख्मी ना थी, जानी को भी मामूली खराशें लगी थी। जानी, तुम ज़ारा की हिफाजत करना, फैसल शाह ने इतना कहा और उसका सर ढलक गया। वो भी उनका साथ सिर्फ यहीं तक दे सका था। अब क्या करें? ज़ारा की डरी डरी सी आवाज़ निकली। उसका हलक सूख गया था। हमें वैन छोड़नी पड़ेगी, मगर जाएंगे कहाँ? कहीं भी। जंगल बहुत घना है। रात के बकिया 2 घंटे बचे हैं, उसके बाद रात ख़त्म हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, जानी ने कहा, और ज़ारा को जैसे वाकई हौसला मिल गया। वो दोनों गाड़ी से बाहर आ गए और एक सिमत मुंतखब करके चलने लगे। ज़ारा जानी के किरदार पर सोच रही थी। जानी ने उसे परेशान कर दिया था, क्योंकि सारे टूर के दौरान वो उससे ऐसे मिलता रहा था जैसे वो कुछ जानता हो, कुछ और किस्म की हरकत। लेकिन अब वही जानी है जो तन्हाई में उसका बेहतरीन साथी है, शफकत से भरपूर है, उस पर आंच भी आने नहीं दे रहा। जानी, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? ज़ारा ने किसी ख्याल के तहत पूछा। तुम बहुत अच्छी हो और बहुत ज़हीन हो। और प्लीज़ ज़ारा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं जो करता हूँ मुझे करने दो। तुम बस खामोशी से चलती रहो। मुझसे तुम्हारी हिफाजत बहुत मुश्किल से हो रही है। और ज़ारा हैरान रह गई। क्या ये वही जानी है जो बात करने का बहाना ढूंढता था? अब ये कह रहा है कि खामोश रहो। अब बताओ मेरी जान, कैसे हो? मैं इनमें से 2 को मारा ही हूँ, बाकी 2 बचे हैं। उनका खात्मा कर दूंगी। पाकी ने अबनाश के गज़बज़दा चेहरे को और गज़बनाक कर दिया। मैं तुमको मार डालूंगा। जब तक इस कमरे में किसी इंसान के कदम नहीं पड़ेंगे तुम आज़ाद नहीं होगे। और अबनाश का दिमाग वाकई खुल गया। वो अंदर ही अंदर किसी गैबी ताकत से हमकलाम था कि किसी न किसी तरह उन 2 बचे हुए इंसानों को इस कमरे का रुख दिखा रही थी। और फिर जैसे उसके चेहरे पर तमानियत सी फैल गई, गोया वो अपने मिशन में कामयाब हो गया हो। वो 2 इंसान सही रास्ते पर चल रहे थे। उसने पाकी को बातों में लगा लिया। जानी, क्या हम सही रास्ते पर हैं? ज़ारा ने पूछा। शायद। बहरहाल घूम फिर कर हमें 2 घंटे गुजारने हैं। सुबह होते ही हम असल रास्ते को जान जाएंगे। अरे वो देखो, गालिबन वो कोई कोठड़ी सी बनी हुई है, ज़ारा ने एक सिमत इशारा करते हुए कहा। हाँ वाकई, चलो, जानी ने खुशी से कहा। लेकिन ये कोई धोखा ना हो, नज़र का फरेब ना हो। अरे पगली, ऐसा नहीं होगा। और वो दोनों उस तरफ चल दिए। हर गुजरते लम्हे उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अनजाने खौफ से उनका रुआ रुआ खड़ा हो रहा था। दरवाज़ा भी खुला है, वहां पहुंचकर ज़ारा ने कहा, और अपना कदम दरवाजे की चौखट के अंदर डाल दिया। फिर दूसरा कदम भी डाल दिया, और फिर एकदम कमरा अनजानी रोशनी से रोशन हो गया। और उस रोशनी में जानी ने 2 हेवलों को आपस में गुत्थम गुत्था होते देखा। वो हेवले आपस में लड़ रहे थे। जानी हक्का बक्का सा होकर उन्हें देख रहा था। ज़ारा भी ये खौफनाक मंजर देख रही थी। दोनों तरफ से आग निकल निकल कर एक दूसरे पर पड़ रही थी। और फिर बिलाखिर एक हेवला ज़मीबोस हो गया और दूसरा हेवला उनकी तरफ बढ़ने लगा। ज़ारा के मुंह से दिलखराश चीख निकल गई। वो पीछे को भागना चाहती थी, लेकिन जानी ने उसकी कलाई इस मजबूती से थामी हुई थी कि वो हिल ना सकी। घबराओ नहीं इंसान, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। लेकिन ये सब क्या था? जानी ने अकलाते हुए पूछा। ये लंबी कहानी है, तुम अपना खौफ दूर करो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी तफसील बताता हूँ। और वाकई जानी जैसे एकदम हशाश बशाश हो गया। ज़ारा भी अब संभल चुकी थी। अबनाश उनके सामने जाहिर हो चुका था। अबनाश ने सारी तफसील जानी को सुना डाली। जानी वाकई हैरान था कि वो बच निकला। सुबह की रोशनी नमदार हो चुकी थी और अबनाश ने अहद कर लिया था कि वो ज़ारा को बाहिफाजत शहर पहुंचा देगा। मोबाइल की घंटी बज रही थी और जानी मोबाइल स्क्रीन पर नंबर देखकर मुस्कुराता रहा। और बिलाखिर काफ़ी देर बाद उसने कॉल रिसीव की। क्यों तंग करते हो? एक निस्वानी आवाज़ आई। अरे मैं कहाँ तंग करता हूँ, हुक्म कीजिए जनाब। कब आ रहे हो? बस रास्ते में हूँ, कोई काम?
आते हुए मुन्ने की नैपी ज़रूर ले आना। ओके जनाब। अच्छा जल्दी आ जाओ। सुनो ज़ारा, जानी ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो। दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए ज़ारा ने मोबाइल बंद कर दिया। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है डॉक्टर तारिक शाह साहब, चाइना से। अख्तर काजी साहब, शहर का नाम नहीं लिखा। जावेद खान साहब, फतेहपुर, राजस्थान, इंडिया से। अब्दुल शकूर साहब हैं डस्का गलोटियाँ, पंजाब, पाकिस्तान से। कदीर खान साहब हैं ज़िला उन्नाव, जोगीकोट, इंडिया से। साइमाना साहिबा हैं रावलपिंडी, पाकिस्तान से। रॉबी साहब हैं सियोल, साउथ कोरिया से। फारूक साहब हैं अमेरिका से, शहर का नाम नहीं लिखा। रिजवाना शेख साहिबा हैं, शहर का नाम नहीं लिखा। और आदिल साहब हैं, इन्होंने भी शहर का नाम नहीं लिखा। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो भी दोस्तों के साथ भरपूर लाइक शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।